नमस्कार साथियों, जय जय बेटी। आवाज आ रहा है जी? यस सर, आ रहा है। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार साथियों, जय जय बेटी। संजय पंडित, बठिंडा पंजाब से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वार्ता में हमें और आपसे रूबरू होने का मौका दिया है, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और सबसे पहले मैं अपने घर के बड़े भैया और भाभी आजाद सर और कमलप्रीत मैडम का यहाँ से, अपने बठिंडा से चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। उसके बाद चारों धाम राजेश दत्ता जी, पंकज दत्ता जी, रमेश दत्ता जी और ओम सर का तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ और कोटि कोटि नमन करता हूँ। और अभी कुछ ही समय पहले ओम सर बठिंडा से यहाँ से बहुत सारी बातें हमें बता के गए और सिखा के गए। तो मैं ओम सर से किसी तरह का भी, अगर हमारे तरफ से कोई त्रुटि रहेगी होगी, सेवा में कोई कमी रहेगी होगी, मैं ओम सर से क्षमा चाहूँगा और आगे की हमारी और अपनी वार्ता के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। और ईश्वर से प्रार्थना करूँगा, जितने भी सीनियर साथी हैं आज जेएमबीडी में और जितने भी फील्ड में साथी रह काम कर रहे हैं, उन सभी की ईश्वर हमेशा सहायता करता रहे और उनको नित्य नित्य नई खुशियां देता रहे। ऐसे हमारी तो आज की वार्ता आप सभी का मार्ग सुंदर बनाएगी, सुगम बनाएगी, ये मेरा विश्वास है। आज की वार्ता जब जब सुनी जाएगी, परिस्थिति और बेहतर होती जाएगी। आज की वार्ता पहचान बनाएगी आप सबकी, ये भी मेरा विश्वास है। आज की वार्ता अच्छा इंसान बनाएगी, सम्मान दिलाएगी और कहानी आपकी दीवारों पर लिखवाएगी। तो नाम संजय पंडित, बेसिकली बिहार से बिलोंग करता हूँ और 1994 से मैं बठिंडा पंजाब में हूँ। और 1993 में मैंने अपने गांव को छोड़ा था, सिर्फ इस वजह से कि जब मैंने 10वीं की पढ़ाई करी तो मम्मी पापा ने बोल दिया था कि बेटा अब खेती करो और आगे मैं अब पढ़ाना नहीं चाहता और मेरी गुंजाइश नहीं है। मुझे बहुत धक्का लगा और बहुत मन को चोट पहुंचा। आखिर में क्या करता, कुछ भी नहीं उस समय कर सकता था, लेकिन अपने मन को सांत्वना दिया, हौसला दिया। जिंदगी में अगर मुश्किलें परमात्मा ने हमें दिया है तो उसका हल भी कहीं न कहीं भेजा होगा, ऐसा मन में विश्वास हुआ, ऐसा आभास हुआ। फिर उसके लिए प्रयास हुआ। जब मैं स्कूल में पढ़ने जाया करता था तो वहाँ पे एक मेरे साथ घटना घटी थी। एक स्विमिंग पूल हुआ करता था मेरे स्कूल के ग्राउंड में। तो गर्मी के दिनों में जब स्कूल ऑफ हो जाती थी, जब टीचर वगैरह शिक्षक चले जाते थे, सब बच्चे उसमें मस्ती किया करता था, नहाने में, कूदने में उस पानी में। तो मैं डरता था, मैं कभी स्विमिंग वगैरह का शौक नहीं रखता था और मैं डरता था बहुत ज़्यादा पानी में जाने से। लेकिन एक ऐसी अचानक घटना घटी, एक डॉगी आ गया, मैं डर से उसमें गिर गया पानी में। जैसे गिर गया तो फिर मैं दोस्तों के साथ थोड़ी बहुत मस्ती करी और धीरे धीरे मैं बाहर आया। फिर मन में ये हुआ कि नहीं, डर के कोई बाधाएं पार नहीं हो सकती। ऐसा उस समय का एक मेरे को प्रेरणा मिला। उसी प्रेरणा ने मेरे को आगे बढ़ने के लिए बहुत सारा बल दिया, ताकत दिया।
इसके बाद जैसे मैंने 1993 में 10वीं की पढ़ाई करी, उसके बाद माँ-बाप से इस तरह बातें सुनने के बाद कि अब मैं पढ़ा नहीं पाऊँगा, खेती करो, और खेती में मेरा मन लग नहीं रहा था। और मैं बहुत सालों से, यानी जब से थोड़ा-सा होश आया, तब से मैं यही देखता आ रहा था कि 2 बीघे ज़मीन में आगे कुछ बड़ा होने वाला नहीं है, क्योंकि जब अभी मेरे पढ़ाई नहीं पूरी हो सकती इस खेती से, तो आगे की और स्थिति परिस्थिति कैसे सुधरेगी? ये मन में मेरे को बहुत बड़ा एक सवाल पैदा होने जा रहा था और छाप छोड़ने लगा था। फिर एक दिन मैं स्कूल के बाहर ही शाम के वक़्त बैठा था, तो वहाँ से जब गाँव से आदमी गुज़रते थे, तो उन्होंने पूछा कि आज बहुत उदास हो संजय, क्या बात क्या है? तो मैंने थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं परेशानी बताई, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि कहता घबराओ मत, तो इसका एक हल भी है तेरे पास। शनिवार का या इतवार का जब भी छुट्टी आए, तुम कुछ काम करके भी अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हो। मेरे को थोड़ा-सा उम्मीद जगाया, और उम्मीद जगने के बाद मैंने वैसा ही किया। और जब-जब भी मौका मिलता, अ, शनिवार को या इतवार को, जिस दिन भी छुट्टी होती स्कूल से, उस दिन मैं मज़दूरी करने चला जाया करता था। ऐसे करते-करते कुछ ही समय निकला, महीने के लगभग। तो मैं कि इससे भी बात बनने वाली नहीं है, अभी यहाँ पे रिजल्ट आने में या मार्क्स आने में कुछ समय बाकी है, तो मैं थोड़ा-सा घूम आऊँ, कहीं कहीं कुछ तलाश कर लूँ, ताकि और बड़ा काम कर पाऊँ, जिससे मेरी पढ़ाई या मैं आगे बढ़ पाऊँ। इन्हीं सब विचारों के साथ फिर एक दिन मैं बैठा था, तो गाँव के ही एक और व्यक्ति ने मुझे कहा, संजय आज फिर देखता हूँ मैं तेरे को उदास बैठा हुआ, तो कारण बताओ खुल के। मैं कहा इस तरह से है मेरी परेशानी, मैं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन इस तरह से मेरे घर की कंडीशन या हालात ठीक नहीं है, मैं क्या करूँ? तो उन्होंने बोला कि मेरा छोटा भाई बॉम्बे जा रहा है, तुम उसके साथ चले जाओ, वहाँ थोड़ा-सा काम कर लेना, और जब तेरे को पढ़ाई के लिए के पैसे हो जाएँ तो वहाँ से वापस आ जाना, और यहाँ पर पढ़ाई पूरी करना। मेरे को भी अच्छा ठीक लगा कि चलो ऐसा ही किया जाए। फिर मैं 1993 में और चला गया बॉम्बे। बॉम्बे में गया, वहाँ मज़दूरी का काम शुरू किया। करते-करते जब कुछ दिन ही बीता था, तो एक अखबार मैं पढ़ रहा था, और अखबार में लिखा था, गुलामी मनुष्य का बहुत बड़ा दुखांत है, दुख भरा अंत जीवन है। इसलिए अब मैं गुलामी को समझ नहीं पा रहा था, इस गुलामी को मैं कैसे तोड़ूँ और कैसे आगे बढ़ूँ। फिर धीरे-धीरे करता रहा, कुछ दिन और बीता, और मैं रात को वहाँ पे फिर फैसला किया, कोई एक्स्ट्रा काम किया जाए, एक्स्ट्रा इनकम के लिए कुछ ऐसा किया जाए ताकि मैं एक्स्ट्रा कुछ कर पाऊँ। तो रात को मैं माहिम स्टेशन पे बोतलें और प्लास्टिक इकट्ठा किया करता था। धीरे-धीरे जब इकट्ठा होता था कुछ पेमेंट, तो एक फिर अखबार, उसी टाइम से मेरे को अखबार पढ़ने का थोड़ा-सा शौक अ, हो गया, अखबार मैं पढ़ने लगा। तो एक दिन एक ऐसी विज्ञापन निकली उसमें कि यहाँ पे एक सेनापति बपत मार्ग में एक कोर्स करवाया जा रहा है, गायनी असिस्टेंट का। जो भी करना चाहें वो थोड़ी-सी शुल्क चुका के उसमें फीस, उसकी शर्तें ये है, जो शर्तें होती हैं उस तरह शर्तें लिखी गई थी, तो फीस उनको चुकानी पड़ेगी। तो मैंने उस चीज़ को वहाँ पे देखा, और नया था आदमी, मैं किसी तरह से उस जगह पे पहुँचा, वहाँ पे मैं सिलेक्शन करवाया और फीस चुकाया। उसके बाद मैंने गायनी असिस्टेंट की शुरुआत करी वहाँ पे काम करने की। जैसे मैं काम करना शुरू किया, तो पंजाब से एक शख्स वहाँ पे पहुँचा हुआ था, डॉक्टर, जो कि लेप्रोस्कोपी दूरबीन का मान लो, कह लो तोड़ने का ट्रेनिंग लेने के लिए पहुँचा था। उनका पंजाब में बहुत बड़ा हॉस्पिटल था।
तो उन्होंने एक बात मेरे को बोला, संजय अगर तुम इससे भी ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो मेरे साथ चल सकते। तो मैं पैसा ही कमाना चाहता था उस समय मेरे दिमाग में पैसों की भूख ज़्यादा चढ़ी हुई थी, तो मैं पढ़ना चाहता था। लेकिन जो परमात्मा उसी को मंजूर करता है जो उसके लिए दिल से फरियाद भी करता है। तो मैं उसको कह दिया। और मेरी ये आदत है कि जब मैं कोई चीज़ एक बार ठान लेता हूँ तो जल्दी उसको बदलता नहीं, जब तक उसका अंतिम परिणाम नहीं आ जाए। साथियों, आज आप भी इस बातों से आप सीख सकते हैं। आप भी कोई चीज़, किसी भी कामयाबी के लिए कोई भी आपने सफ़र शुरू किया है, तब तक पीछे नहीं हटना जब तक वो मुकाम आपको मिल नहीं जाए, वो मंजिल मिल नहीं जाए। तो धीरे धीरे ऐसे समय बीतता गया। मैं पंजाब में यहाँ पे काम सीखता गया, करता गया। करते करते कुछ ऐसे 10 साल की ज़िंदगी और निकल चुकी थी। 2003 की बात में आ गया मैं। तब मैं फिर ये पाया कि नौकरी आदमी को भूखा मरने नहीं देती है और अमीर बनने नहीं देगी। एक दिन वैसे मैं रात को छत पे, गर्मियों के दिन में मैं सो रहा था और सोने के लिए लेटा, तो मेरे को जैसे चांद तारे ऐसे दिखाई दे रहा था। तो मैंने सोचा कि ये मेरे आदमी है, ये इससे मिलूंगा। ऐसे कहाँ व्यापार होगा, अकेले से कौन सा काम किया जा सकता है, अकेले तो कुछ बड़ा काम लगता नहीं होने वाला है। क्योंकि प्राइवेट नौकरी भूखा मरने नहीं देगी और अमीर बनने नहीं देगी। तो जब परमात्मा को दिल से कोई याद बात कहा जाता है तो जरूर सुनता है। तो जैसे जैसे समय बीता तो एक दिन ऐसे ही अचानक मेरे घर के सामने एक शख्स रहता था और यूपी से बिलोंग करता था, सुल्तानपुर का रहने वाला था वो, अमेठी क्षेत्र से। तो वहाँ पे एक व्यक्ति आया था जो कि बिजली का बिल देने आया करता था। तो मैं जानता नहीं था कि ये क्या चीज़ है, नहीं है। वो ऐसे बता रहा था कि कपड़ा पहनने से पैसा आता है, चाय पीने से पैसा आता है, और हल्दी मिर्चा धनिया मसाले यूज करने से पैसा आता है। तो मेरे मन में भी एक आस जगी, ये कौन सा काम है, ये कैसा काम है, इसको करने से पैसा आता है। आज तो पैसा आया नहीं, आज तक तो पैसा यहाँ से गया है। तो मैं इसी उद्देश्यों के साथ फिर सोचने लगा। मैं क्या और इसके बारे में विस्तार से बताएं। तो उन्होंने बोला कि आज एक शख्स जो कि लखनऊ सुल्तानपुर से आया हुआ है, इस विषय में ज़्यादा जानकारी वही देंगे, तो आप सादर आमंत्रित हैं। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, ओके। तो उसके बाद मेरा जाना हुआ वहाँ पे। और उस युग पुरुष के बारे में तो आप सभी जान ही चुके होंगे। उस शख्स का नाम था राजेश श्रीवास्तव और राजेश दद्दा जी। तो भगवान के रूप में मैंने उनको देखा और उन्होंने जो मेरे को बताई। आप संजय जी एक बात बताइए मेरे को, क्या आपको दोस्त, रिश्तेदार, नातेदार कोई भी कह दे आपको, क्या नहाना बंद कर सकते हैं? क्या चाय पीना बंद कर सकते हैं? क्या नमक खाना बंद कर सकते हैं? क्या आप कपड़ा पहनना बंद कर सकते हैं? मेरे मन में ये भी सवाल उठने लगा था, कैसी अटपटी सी बातें हो रही है और कैसी बातें चल रही है। बुलाया गया था मेरे को, इस काम से पैसा आता है और यहाँ बात तो कुछ और चल रही है। मैं सुनता रहा, मेरे को चाहिए था पैसा, कामयाबी चाहिए थी, कुछ ऐसा करने की जिद थी मन में कि जिस तरह से मेरे को मम्मी पापा ने ये कह दिया कि अब मेरी औकात नहीं है, या पढ़ाने के आगे खर्च करने की अभी फिलहाल गुंजाइश नहीं है 2-3 साल, तुम संजय अपना
अपने आप ही देख लो, तुम पढ़ना चाहते हो तुम पढ़ो या जैसे भी करो, तुम जानो। मैं नहीं तुम्हें इस बात से के लिए रोकूंगा कि मैं पढ़ाना नहीं चाहता। मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं अभी कह नहीं सकता इस बारे में। साथियों, मैं बहुत बड़ा उस दिन रोया। उसके बाद उस उस बात को मैंने याद किया। मैं कह हमें वो इस तरह की ज़िंदगी देखनी नहीं है, अपने बच्चों के लिए भविष्य बनानी है। भले मैं आज असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहा हूँ, प्राइवेट में जॉब कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि मेरे को तो इतनी बातें समझ में नहीं आ रही, मेरा फार्म भर दो। चाहिए क्या? कहता कि 1500 लगेगा और 3 कपड़ा, 3 पैंट 3 शर्टें मिलेगी। मैं कहा ठीक है, कोई बात नहीं, सौदा बराबर है, कोई घाटे का सौदा नहीं है। मैं जैसे ले आया, लोगों को बताया कि देखो इस तरह का ये कपड़ा ले आया है और बहुत अच्छी है। जब जब धोता हूँ तब तब ये शानदार होता जाता है। जब जब मैं इसको पहनता हूँ तब तक मेरी अंदर से आत्मा फीलिंग बहुत अच्छी इसमें आती है। तो कुछ दोस्तों को बताया और कहा, तो दोस्तों ने भी कहा कि चलो ठीक है, हम भी ले आते हैं। और मैं कह तो उन्होंने भी लिया। तो पहला मेरा जो स्टेटमेंट आया था और मेरे नाम का आया था, वो कागजों में आया था। वो 540 रुपये का आया था। और ये संजय, मैं कहा ये कैसा काम है? और 540 में इतनी खुशी आज तक तेरे जीवन में कभी नहीं आई थी। मैंने कलम उठाया और पहले पेज पे दद्दा का नाम लिख के उसका धन्यवाद किया। और तब से आज तक एक भी दिन ऐसा दिन नहीं गुजरा होगा जो कि दद्दा मेरे दिल से बाहर चले गए होंगे। तो आज की वार्ता चाहे आप सबको आगे जिंदगी सुगम बनाने का और मौका भी निकलवा के देगी, ये मेरा वादा है और ये विश्वास है। तो धीरे धीरे इस तरह से मैं काम करते गया, चलता गया। और वो भी समय आ गया जब मेरी रॉयल्टी लगने वाली थी। मैं लीडरशिप पार किया और जैसे मैं लीडरशिप पार किया और रॉयल्टी आने वाली थी, परमात्मा को वो भी मंजूर नहीं था। फिर एक बार मैं वैसा ही पीछे चला गया जैसे कि मैं सोचा था। मैं कि ये क्या, परमात्मा ने हमें मेरे साथ अन्याय किया, धोखा किया, धोखा दिया। परमात्मा तो निरंकार है या आकार है या साकार है, कुछ भी है, मेरे साथ बड़ा करता तू नाइंसाफ है। तो जैसे भी मैं सोचता रहता, फिर दद्दा का फोन आया, मैंने शेयर किया बात। तो उन्होंने कहा कि संजय, घबराने की कोई बात नहीं है, परमात्मा तेरे को इससे बड़ा मुकाम देने वाला है और परमात्मा तुझे इससे भी बड़ा मुकाम देगा। इसलिए छोटी छोटी कामयाबी तेरे से छीन लिया। मैंने उस दिन भी उस बात को नोट किया और लिखा। तो तब से उस बात ने आज तक मेरे को विचलित नहीं होने दिया, गिराने नहीं दिया। धीरे धीरे और उसके संपर्क में था। मैंने कहा गैस मैं कर सकता हूँ। फिर कुछ समय ऐसा है, मैंने काम, मैं कहा इस तरह के कंपनियों को मैंने करना नहीं है, इस तरह के बकवाद हैं, फ्रॉड हैं, कुछ भी है। लेकिन मेरे को अपने सपनों ने बहुत ज़्यादा ही झकझोरा, मजबूर किया कि नहीं, नौकरी आपको अमीर बनने नहीं देगी और नौकरी आपका घर का खर्चा चलाएगी, इससे बड़ा कुछ नहीं कर सकता। तेरे को यहाँ से ज़्यादा कोई और नहीं जानेगा, कोई और नहीं पहचानेगा तेरे को पहचानने वाला। जैसे पिछली बार मीटिंग में भी बड़े भैया ने, आजाद सर ने ये बात बताई थी कि उनके द्वारा जो कही गई थी, रिश्तेदार कंधा दे सकता है, बड़ा धंधा नहीं दे सकता है। तो मेरे को भी इस बात से बहुत ज़्यादा जब लगा कि बिल्कुल बात सच है। फिर ओम सर जब जब
मैंने याद किया तब तक उन्होंने फ़ोन किया। जब जब मैंने फरियाद किया तब तक उन्होंने अपना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। आज इतना मुझे बड़ा व्यापार दिया, आज आपसे बात करने का मौका दिया, सत्कार दिया। तो इस तरह से मैं एक कहानी छोटी-सी मैं रखना चाहूँगा। एक घर में माँ, बेटी, बहू थी और बेटा परदेश में था। एक दिन मम्मी का फ़ोन आता है कि बेटा जल्दी से तू घर आ जा। आज कुछ घर में अशुभ सा मेरे को संकेत हो रहा है। बहू है उसकी मुँह कभी टेढ़ी, कभी कैसी हो रही है, तो जल्दी से घर आ जा। अब शायद लगता है मेरे को कि बहू को लकवा लग गया है, ऐसा मेरे को लग रहा है। उसका लड़का भी जो था परदेश में वो घबरा गया, अब क्या किया जाए? जाने में भी तो समय लगेगा। तो जैसे वो सोचता रहा और अपनी तैयारी कर रहा था गाँव के जाने के लिए, फिर उन्होंने अपने मन में एक विचार किया, प्रयास किया, एक बारी माँ से दोबारा तो फ़ोन करके पूछ लूँ, कि हालत कैसी है? अब तो 1 घंटा बीत चुका है। तो माँ को फ़ोन लगाया उन्होंने, फ़ोन लगाने के बाद उन्होंने पूछा कि माँ, ये बताओ कि आपकी बहू कर क्या रही है? माँ ने कहा, बेटा आपकी बहू तो मोबाइल पे उँगलियाँ चला रही है। बेटा समझ गया, माँ तो फ़िक्र मत कर, वो सेल्फ़ी ले रही होगी। तो साथियों, इस बात को रखने का एक ही मकसद है, एक ही उद्देश्य है। आप भी जाने-अनजाने, बिना परखे, बिना सोचे-समझे आज बहुत सारी नेटवर्क मार्केट कंपनियाँ थी। मैंने परखा, मैंने देखा, वो टेढ़ी-मेढ़ी लकीरें खींच सकती है, नाम बदनाम कर सकती है, खराब कर सकती है, लेकिन मैंने जेएमबीडी को ऐसा ही पाया। पूरे विश्व में पहली ऐसी कंपनी है और ऐसी होगी जिससे ना तो अपने नाम पे कोई दाग लगने वाला है, बल्कि उसका चमत्कार होने वाला है। उस शख्स का उस शख्स का बहुत सारा सम्मान होने वाला है, जो प्यार होने वाला है उस शख्स का। तो जब मुझे कुछ समय पहले अलका दीदी के रॉयल्टी के सेलिब्रेशन में मुझे शरीक होने का मौका मिला, वहाँ पे बड़े इत्तेफाक से भैया भी, आज़ाद सर भी वहाँ पहुँचे थे। तो मेरे को वहाँ से बहुत बड़ी सीख मिली। दादाजी से मुलाकात हुआ कि निशा जी, इस जगत में आना और काम करना, पेट भरना एक अलग बात है, लेकिन कुछ करके भी जाना एक अपने आप में एक बड़ा ख़ास बात है। तो जब ऐसी हौसलाएँ ओम सर के द्वारा भी मिलती है, तो मन में सारी उमंगें और बाधा तोड़ने का अपने अंदर हौसला और जज़्बा पैदा होता है। इस तरह धीरे-धीरे तो पिछली एक बार मैं और घटना के विषय में और मैं लेके चलूँगा पीछे। एक स्कूल की घटना थी, जब मैं 1988 की है घटना ये। जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो एक स्कूल के हेडमास्टर ने एक दिन ऐलान किया और बताया कि बच्चों, अब कुछ दिन ही मैं इस स्कूल में तुम लोगों के लिए मैं पढ़ा पाऊँगा, क्योंकि अब हमारी जो है कि समय के अनुसार मुझे अब यहाँ से विदा लेनी होगी इस पद से, कारण मेरा रिटायरमेंट होने वाला है। तो मेरे सबको बहुत अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो मुझे बहुत, जो हेडमास्टर था, बहुत प्यार करता था, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया करता था। तो मैंने उनसे, सभी बच्चों ने, हम लोगों ने मिलके उनसे शर्त रखी कि सर जी, अब आप चले जाएँगे तो मेरा भविष्य, हम लोगों का भविष्य बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। तो उन्होंने कहा, बच्चों नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने दूँगा। मैं जब जाऊँगा तो आपके लिए मैं अपने जैसा कोई योग्य व्यक्ति, योग्य शिक्षक आपके लिए मैं ज़रूर दे के जाऊँगा।
घबराना नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे ही 4 दिन हुआ उसके बाद फिर दोबारा सर ने, हेडमास्टर जी ने कहा कि बच्चों, आज हमने मीटिंग रखी है, आज हमारा रिटायरमेंट होने वाला है, तो आज हम चुनाव करने वाले हैं आपके लिए। शिक्षक जो इस पद को संभालेगा, जो स्कूल को चलाएगा और जो आपको शिक्षा देगा। इस कहानी को दोस्तों आप बहुत ध्यान से समझना और गहराई से लेना। जब जब इस कहानी को आप पढ़ेंगे या समझेंगे या याद करेंगे, आपके लिए अनेकों कामयाबी के रास्ते खोल के रख देगी। तो जब वहाँ पे चुनाव होने वाला था तो सभी बच्चे इकट्ठा हुए, तकरीबन 1000 बच्चे और 100 के करीब शिक्षक उस स्कूल में इकट्ठा हुआ। और बड़े शौक से उन्होंने, अपने हेडमास्टर जी ने अपना विचार रखा कि दोस्तों, बच्चों, मैं आज तक इस स्कूल में बहुत सारी सेवाएं दिया। अब सरकार के गाइडलाइन के अनुसार मुझे अब पद से इस्तीफा देना पड़ रहा है। अब इस सेवा के लिए आप सबके सामने मैं एक कुलपति यानी और एक हेडमास्टर का चुनाव करने जा रहा हूं। तो चुनाव करने से पहले मैं एक सवाल करूंगा, जो सवाल का जवाब देगा वही इस स्कूल का अगला कुलपति या प्रिंसिपल कह लो या हेडमास्टर कह लो, वही होगा। तो जैसे जैसे मीटिंग आगे बढ़ी और सभी ने के मन में एक सवाल रखा गया, सभी के सामने एक सवाल रखा गया। उस सवाल का नाम था, संभावना की दृष्टि से, सुनिएगा जरूर, संभावना की दृष्टि से लोहा मूल्यवान है या चांदी? दोबारा मैं फिर सवाल को दोहराना चाहूंगा, संभावना की दृष्टि से लोहा मूल्यवान है या चांदी? बहुत सारे बच्चों ने इस पर हंसी उड़ाई और बहुत सारे शिक्षकों ने भी इस पे विचार नहीं किया, गौर किया, ज़्यादा नहीं किया। सभी ने तकरीबन, बहुत सारे, उसमें लगभग 95% से ज़्यादा लोगों ने एक ही जवाब दिया कि चांदी ज़्यादा मूल्यवान है। तो हेडमास्टर जी ने कहा कि चांदी कैसे मूल्यवान है ज़्यादा, बताइए ज़रा। उन्हें कहा कि लोहा से ज़्यादा चमकदार है चांदी, चांदी की कीमत बाजार में ज़्यादा है, चांदी के गहने बनाए जाते हैं, चांदी से को मंदिरों में रखा जाता, सजाया जाता है, एवं प्रकार से बहुत सारी बातें उन्होंने बताई और रखी। कुछ समय इसी तरह से धीरे धीरे ये बहस चलता रहा और फिर बाद में एक व्यक्ति बीच में से उठ के, एक शिक्षक ने बोला, इसका जवाब लोहा। फिर हेडमास्टर ने बताया उनको, आप इसकी व्याख्या कीजिए कि लोहा कैसे मूल्यवान है। तो उस शिक्षक ने हेडमास्टर से कहा कि लोहा, आपका सवाल जो है कि संभावना की दृष्टि से लोहा मूल्यवान है या चांदी, अगर मैं संभावना को निकाल दूं, आपके सवाल में जवाब छिपा हुआ है सर। अगर मैं संभावना को निकाल दूं तो चांदी मूल्यवान हो जाएगा, अगर मैं संभावना को रखता हूं तो लोहा मूल्यवान हो जाएगा। फिर बोला कि कैसे, बताएं। कहता कि आपने संभावना की बात कही है और चांदी में कोई संभावना नहीं है, लोहे में बहुत संभावनाएं हैं, जो कि उससे कई गुना और ज्यादा ताकतवर और ज्यादा कीमती हो जाएगी। कहता वो कैसे? बोला कि आपका सवाल था संभावना की दृष्टि से लोहा मूल्यवान है या चांदी।
तो मेरे नज़रों में लोहा ज़्यादा मूल्यवान है, क्योंकि जिस दिन लोहा का संपर्क पारस से हो जाएगा, जिस दिन लोहा का संपर्क पारस से हो जाएगा, उस दिन लोहा भी सोना बन जाएगा। इसलिए संभावना की दृष्टि से लोहा मूल्यवान है। चांदी में कोई संभावना नहीं हो सकती इस तरह की ज़्यादा कीमती होने की। गहने बन सकते हैं, कुछ चीज़ें हो सकती, चमकदार हो सकती है, लेकिन जिस दिन इसका संपर्क, लोहा का संपर्क पारस से हो गया, उस दिन मूल्यवान हो जाएगी, अमूल्यवान हो जाएगी। साथियों, मेरे को इस कहानी को रखने का तात्पर्य सिर्फ ये है, अगर हम चारों धाम, राजेश दद्दा जी, पंकज दद्दा जी, रमेश दद्दा जी, ओम सर, या जितने भी सीनियर साथी हैं, अगर उनके साथ संपर्क में रहेंगे तो आप भी और हम भी कामयाब हो सकते हैं। हम भी उस लोहे की तरह पारस के साथ लगते ही मूल्यवान हो सकते हैं। तो इस तरह से हमेशा अपने गुरुओं का हमेशा सत्कार करना चाहिए। उनके पास समय की वाकई में बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड गुंजाइश कम रहती है, समय बहुत कीमती होता है उनका। तो कभी भी जब भी फोन आए, कभी हमें भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि अभी मेरे को ये बहाने हैं, ऐसा काम है, वैसा काम है, क्योंकि आज तक तो हमने बहुत ज़्यादा ऐसे काम करके देख लिया है और देखा हुआ है। उस काम को करते हुए, क्योंकि 90-95% आदमी वैसा ही काम करता है, शाम की गुंजाइश देख के काम करता है कि आज शाम को क्या मिलेगा इस काम को करने से, लेकिन परिणाम को देख के नहीं काम किया जाता। और परिणाम अगर देख के काम किया जाए तो जीवन सुंदर और सफल हो जाएगा। तो आगे की कहानी और एक मैं रखना चाहूँगा, जिससे और आपके अंदर एक आस जगेगी। कामयाबी के लिए कुछ मंत्र है, उसको हमने फॉलो किया है। यही आज विषय रखा है सर ने कि सफर जो है कामयाबी का, उस सफर में हमने जो चीजें अपनाई है वही मैं आपके साथ रखना चाहूँगा। तो पहला मंत्र मैंने अपनाया है, किसी की बुराई हम देखते नहीं, किसी में बुराई नहीं देखते। उस जैसे मान लो कि गुलाब में कांटा होता है, अगर मैं कांटे को देखूं फिर मेरे को सुंदर फूल या सुंदर पुष्प नजर नहीं आएगा। वही मैं अगर देखूं कि गुलाब कांटों के बीच कितना मुस्कुरा रहा है, तो ये बहुत अच्छा मन को भी भाता है और प्रेरणा भी देगा। तो अपनी जुबान से हमेशा जो है कि मीठा बोलना चाहिए, ताकि दूसरे को सुनने वाला भी, उसका भी कान मीठा हो जाए। एक व्यक्ति अगर इस तरह से प्रयास करे तो ये संभव है कि वह भी मीठा हो सकता है। इस मंत्र के द्वारा किसी की बुराई हम नहीं देखेंगे और जीवन में अप्रिय घटना को भी याद नहीं करेंगे, क्योंकि कमियों से जुदा मैं भी नहीं होता हूँ, कमियों से जुदा आप भी नहीं होते हैं। दोनों इंसान हैं हम, खुदा मैं भी नहीं हो सकता, खुदा आप भी नहीं हो सकते। मैं तुझे, तू मुझे इल्जाम देता रहता है, भीतर मैं अपने झांकता नहीं, भीतर तू अभी अपने झांकता नहीं। इसलिए इल्जाम दूसरे पे नहीं लगाना चाहिए कि सर आएंगे या सीनियर साथी आएंगे फिर मैं काम शुरू करूंगा, फिर मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, लेकिन नहीं, निरंतर प्रयास होना चाहिए। निरंतर प्रयास हमें करना पड़ेगा, क्योंकि कामयाबी का लगभग में जो हमने सीखा है गुरुओं से, सफलता खरीदी नहीं जाती, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। बिना कीमत चुकाए इस दुनिया में कुछ भी बड़ा नहीं मिल सकता। तो जीवन में अप्रिय घटना को भी हम
याद नहीं करेंगे, उसको डिलीट करेंगे। तीसरा चीज हमें क्या करना है, उदार बनना है, बड़ा दिल वाला बनना है, बड़ा अच्छा स्वभाव रखना पड़ेगा। तो एक और छोटी सी मैं कहानी घटना रखना चाहूंगा इस विषय पे। एक जगह मैं प्लान दिखाने गया, आज से 20 दिन पहले की बात है। एक जगह एक घर में बहुत ज्यादा झगड़ा हो रहा था, उसने बुलाया था मेरे को, और जब मैं पहुंचा वहां पे तो काफी लड़ाइयाँ और झगड़े का माहौल था, और झगड़ा हो रहा था बहुत ज्यादा, गालियां गलौज हुआ करता था वहां पे। तो मैं भी पहुंचा और मेरे साथी एक मनोज भी पहुंचा। तो दोनों लोग गए, और कुछ देर के बाद मनोज को कोई ऐसा कॉल आ गया और चला आया, तो मैं वहां रह गया। तो जैसे मैं रहा तो वहां पे मैंने पूछा क्या बात है, कैसे। उन्होंने कहा कैसे ऐसे करके ये बातें हैं, दिक्कतें हैं, 1 साल हो गया इस बात को, अभी ये सुलझ नहीं हुई है। तो मेरे मन में एक उपाय आया। मैंने कहा कि चलो, मेरे पास एक जादू है, मैं जानता हूँ, मैं उसके टोटके करना चाहता हूँ, क्या करवाएंगे आप सब? मैं इसका निराकरण निकाल सकता हूँ, क्या आप करवाना पसंद करेंगे? वो कहता है ठीक है, बिल्कुल करवा सकता हूँ मैं, और कीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो पहले मैंने कहा कि 1 गिलास पानी मिल सकता है, पानी पिलाएंगे क्या? तो जैसे मैंने पानी मांगा तो उसने कहा ठीक है, ठीक है, बिल्कुल मिलेगा। बच्चों को बोला ले आए। तो फिर और लड़ने झगड़ने लगे। मैं कहा शांत रहिए। तो आपने वचन दिया है और हमने वचन मांगा है कि आपके लिए हम टोटका करेंगे कोई, और आपकी ये जो परिस्थिति हम बिल्कुल समाप्त कर देंगे, झगड़ा शांत हो जाएगा आपका, बिल्कुल ठीक रहे। तो गिलास ले आके जैसे उन्होंने रखा मेरे को, मैंने रख लिया अपने पास। मैंने कहा कि उनसे कि एक काम कीजिए आप, एक आपसे हेल्प चाहिए मेरे को, चाहे मेरे से 200 ले लें चाहे 100 ले लें, लेकिन मेरे को 5 साल पुराना कैलेंडर चाहिए एक। उन्होंने कहा कि 5 साल पुराना कैलेंडर? 5 साल पुराना कैलेंडर तो है नहीं अपने पास। मैं क्या, नहीं नहीं, मैं टोटका करना चाहता हूँ, और आपकी परेशानियां खत्म करना चाहता हूँ। मैं एक टोटका करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे को तो चाहिए। फिर उन्होंने बोला कि नहीं मिल 5 साल पुराना तो कैलेंडर है नहीं अपने घर में। मैं कि चलो एक बात पे, मैं इस बात पे मैं छूट दे सकता हूँ, और कि आप 3 साल पुराना ही दे दीजिए कैलेंडर, क्योंकि उसके बिना टोटका नहीं हो पाएगा। धीरे 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 मैंने कि कोशिश कीजिए, खोजिए इसको, जैसे भी कीजिए, ढूंढिए, चाहे आस पड़ोस में पूछिए, मेरे को 3 साल पुराना कैलेंडर दे दो। कहता कि वो भी नहीं है। मैं कहा भैया, अगर आपके पास 5 साल पुराना कैलेंडर नहीं है, 3 साल पुराना कैलेंडर नहीं है, फिर 10 साल पुरानी झगड़ा क्यों रखा है आपने? क्या इसको खत्म नहीं कर सकते क्या? उन्होंने कहा कि बात बिल्कुल मेरे को अब समझ में आ गई है। अगर आपके भी समझ में आ गई होगी तो आप भी इस कहानियों से, इसके माध्यम से आज ये प्रेरणा ले सकते हैं कि हमें छोटी मोटी सफलताओं के लिए, या छोटी मोटी बातों को, जो चीज़ हम कर नहीं सकते, मान लो जो चीज़ अपने बिना नहीं हो सकती, उस चीज़ को दूसरों के लिए छोड़ देना चाहिए। क्योंकि इंतजार करने वालों को, हमने सुना है, इंतजार करने वालों को वही मिलता है जो संघर्ष करने वाले छोड़ जाते हैं। आप हमेशा अपने साथियों का, सीनियर साथियों को सीखेंगे तो आप कभी भी नहीं हारेंगे। सीखना बहुत जरूरी है कमाने के लिए। चाहे कोई भी एक नाई भी अगर है, अगर कमाता है वो 1000 रुपये रोज, तो भी पहले कैंची चलाना सीखता है, बिना सीखे वो भी नहीं कमाता है। और जेएमबीडी के माध्यम से लाखों करोड़ों अरबों कमाई जा सकती है, क्या इसको सीखने की जरूरत नहीं होती? मैं देखता आ रहा हूँ बहुत समय से, जूम मीटिंग पे लगभग संख्या, कल भी अपने सीनियर साथी ने बहुत अच्छी बातें रखी कि आप आएँ इस पे, जूम पे, सीखें, सीखने के बाद आपका व्यापार बढ़ेगा।
तभी आपका मान सम्मान बढ़ सकता है। इस बात को रखा संजय साथियों ने, लेकिन अगर इनको दरकिनार करेंगे आप, तो आप भी किनारे हो जाएंगे। इसलिए हर रोज आप और हम प्रयास कर सकते हैं। मैंने क्या किया, रोज एक व्यक्ति को कॉल करता हूँ, आज जूम मीटिंग है, रोज एक कॉल करता हूँ, जूम मीटिंग है आज, एक व्यक्ति को लाता हूँ। आप भी अगर लाएं और जूम मीटिंग पे बैठाएं, ये नहीं पता है कि किसको कौन सी बातें अच्छी लगे, किसकी कौन सी कहानियाँ या किसकी तरह की घटना उनको फिट हो जाए और आपके भाग्य के विधाता वो बन जाएं। चलिए, एक इस सवाल पे उसको मैंने एक कहानी सुनाया था, वही कहानी मैं आप सबके बीच फिर एक रखना चाहूँगा। जिस घर में मैंने कैलेंडर मंगवाया था, तो बात ऐसी थी, उनको कहा कि एक घर के छत के ऊपर दो बिल्ली बैठी हुई है और आंगन में बेरे में एक लड्डू दिखाई दे रहा था बिल्लियों को। दोनों बिल्ली आपस में विचार करती है, प्रयास करती है कि इस लड्डू को कौन लाए तो ये खाया जाए। दोनों में आपस में बातें होती है। उन्होंने फिर इस फैसला किया होता है उनसे, ऐसे करती हूँ मैं कि तुम जाओ, तुम इसको उठा के ले आओ, अगर कोई आएगा तो मैं इसकी निगरानी करती हूँ, राखी करती हूँ। और यानी उसका ध्यान रखूँ, ख्याल रखूँगा। अगर कोई आ गया किसी मौके पे, चाहे कोई कुत्ता आ जाए या किसी तरह जानवर आ जाए तेरे ऊपर हमला करने के लिए, तो मैं ध्यान रखूँगी। तो जैसे भी मैं म्याऊं बोलूँ तो वैसे छोड़ के फटाफट कूद लेना या चढ़ जाना छत पे। एवं प्रकार से प्लान के अनुसार एक बिल्ली नीचे जाती है और लड्डू को उठा के बाहर लाती है, उसके पास लाती है। अब बात आता है खाने की, तो अब लड्डू एक था और खाने वाली दो हैं। अब फिर बीच में बहस शुरू हो जाता है इस बात को लेकर के कि लड्डू एक है और कैसे। तो कुछ कहता है कि चलो हम यहाँ पे नहीं लड़ाई झगड़ा करेंगे, कुछ दूर और चलते हैं, कुछ झाड़ियों में ले। दोनों बिल्ली क्या करती है, लड्डू को झाड़ियों में लेके जाती है और झाड़ियों में लेके जाके वहां पे खाने की कोशिश करने लगती है और लड़ने झगड़ने लगती है, पहले मैं खाऊंगी तो पहले मैं खाऊंगी। इसी कारणवश उनका झगड़ा बढ़ जाता है। फिर वहां पे डॉगी आ जाता है, यानी कुत्ता आ जाता है। वो पूछता है दोनों बिल्ली से, क्यों भाई बिल्ली, क्या माजरा क्या है। तो बिल्ली कहती है कि हमने लड्डू देखा पहले आंगन में, इनको बोला कि उठा के ले आइए, इन्होंने उठाया, तो इस पे ज्यादा हक मेरा होना चाहिए। दूसरी बिल्ली कह रही नहीं, मैं उठाई हूँ, वहां पे मैं डर डर के गई हूँ, इस पे हक ज्यादा मेरा होना चाहिए। इस तरह से तमाम तरह से झगड़ाएं बढ़ने लगा। तो कुत्ता ने का बोला कि आप घबराएं नहीं, इसका सलूशन मेरे पास है, लाओ इसको मैं आधा कर देता हूँ, आधा आप खा लेना, आधा ये खा लेंगी, झगड़ा समाप्त। इसमें झगड़ने वाली कौन सी बात है। अब कुत्ते ने चालाकी दिखाई, एक पीस बड़ा कर दिया और एक पीस छोटा कर दिया। अब दोनों के सामने रख दिया और दोनों ने उनको देखा, कहता कि ये तो नाइंसाफी है, एक तो बड़ा है, एक मैं खाऊंगी, पहले बड़े वाला मैं खाऊंगी, वो कहती बड़े वाला मैं खाऊंगी। कुत्ते ने कहा कोई बात नहीं है, इसको मैं खा लेता हूँ, जो बचा हुआ मैं उसको दोबारा फिर से बराबर कर देता हूँ। फिर उस डॉगी ने क्या किया, कुत्ते ने क्या किया, फिर वही चाल अपनाई अपने खाने के चक्कर में कि आधे लड्डुओं के बच्चे को भी आधे से ज्यादा भागों में एक को रखा और आधे से छोटे भागों में एक को रखा। फिर वही बात होने लगी, बिल्ली ने कहा कि ये आधा ज्यादा बड़ा है और आधा छोटा है। तो वो कहता कोई बात नहीं, बड़ा मैं खा लेता हूँ और फिर इसके दोबारा मैं कोशिश करता हूँ, टूट गया तो मैं क्या करूँ। बड़े वाला पीस कुत्ते ने खाया। बाद में बिल्ली दोनों ने ये समझ लिया, ऐसे करते करते ये सारा कहानी खत्म हो जाएगी और हम दोनों ने, इस लड़ाई झगड़ा का कोई महत्व नहीं है, कोई फालतू ही है। कहता कि डॉगी भैया, डॉगी चाचा, आप जा सकते हैं, मैं आप खुद ही समझ चुकी हूँ और मैं खुद ही बांट के खा सकती हूँ।
दोनों ने बांटा, मिलके खाया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिला, हम आपस में बिना द्वेष भाव किए लोगों से अपनी बातें रखें। अगर नहीं रखेंगे तो फील्ड में बहुत सारी कंपनियां चल रही है, अगर हम आज प्लान नहीं दिखाएंगे, लोगों को बताएंगे नहीं, लोग धीरे धीरे अगर इस फील्ड में से घटते जाएंगे या घटेंगे भी, तो बाद में फिर और लोग बदनाम करते हैं अपनी इंडस्ट्री को। तो हमें पहली बात इस इंडस्ट्री को के नाम को भी बचाए रखना है, बचाना है। इसलिए हमें उदार बनना है, बड़ा दिल रखना है, स्वभाव अच्छा रखना है। और मंत्र चौथा आएगा, किसी से अभिमान नहीं करना है। अभिमान भी एक तरह से हमें और आपके कामयाबी में एक बहुत बड़ा बाधा बनता है। जैसे एक हम टीवी पे ऐड देखते हैं, किसी को गैस होती है तो इनो का एक ऐड आता है, और इनो शब्द जो बना हुआ ENO से, इनो, और वो ऐड दिखाता है ऐसे, इसको लीजिए और आपकी जो प्रॉब्लम है, समस्या है गैस की, वो 6 सेकंड में खत्म। दूसरा शब्द जैसे मैंने कहा अभिमान, जिसको ईगो कहते हैं अंग्रेजी में, उसमें भी है EGO, दोनों में ई लगा हुआ और दोनों में नो लगा हुआ और गो लगा हुआ है। मैं तो ये मानता हूं, अगर ईगो आ गया, जो मेरा अपना राय है, विचार है, पर्सनल विचार है, ईगो भी अपने को 6 सेकंड में उतने ही कामयाबी से दूर कर सकता है, 6 सेकंड में दूर कर सकता है। इसलिए कि हमें अभिमान नहीं करना। पहला, किसी की हमें बुराई नहीं देखेंगे। दूसरा, जीवन में अप्रिय घटना को याद नहीं करेंगे। सिर्फ अपने कामयाबी के लिए, अपनी मुसीबतों के लिए, अपना पेट भरने के लिए, अपने फायदे के लिए ज़्यादा सौदा नहीं करेंगे। और तीसरा, उदार बनेंगे। चौथा, अभिमान नहीं करेंगे। इस तरह से जब अपने अंदर एक विचार आता है तो अपना मन, अपना शरीर भी हल्का होता है और दूसरों को भी हम हल्का कर पाते हैं इस तरह से। क्योंकि कान बंद और अंदर की आंखें जब तक नहीं खुलेगी तब तक ऊंचाइयों पे कोई व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। लाखों की संपदा कोई व्यक्ति बनाने से धनवान नहीं हो सकता। इससे भी महत्वता जीवन में है, विमल और विवेक की होती है। क्योंकि खाली डिग्रियों से भी कोई ज़्यादा व्यक्ति बड़ा महान नहीं होता है। क्योंकि हमने पिछले मीटिंगों में भी ये अस्थाना जी से सुना है कि जो कॉलेज में या जो स्कूलों में पढ़ाई जाती है, वो बात 90% हमारे जीवन में हमेशा कामयाब और काम की नहीं होती है। जो हम अनुभव अपने जीवन में करते हैं या सुनते हैं, वह हमें ज़्यादा प्रेरणा देती है, ज़्यादा संपदा और खुश महसूस कराती है। परिस्थिति अपने हाथ में नहीं होती है, लेकिन परिस्थिति बदलती रहती है, लेकिन मन परिस्थिति अपने हाथ में है। इसको हम सुंदर बना सकते हैं। अगर ये सुंदर हो गया तो सारा जहान हमें सुंदर दिखने को मिल जाएगा। तो मैं हमेशा खुश रहता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा किसी से उम्मीद नहीं करता। क्योंकि मैं अपनी ही जो है कि अनुभवों से ज़्यादा मैं सीखने की कोशिश करता हूँ, उसमें प्रयास करता हूँ। विज्ञान कहता है जीभ पे लगी चोट सबसे जल्दी ठीक नहीं होती, और ज्ञान भी ये कहता है जीभ से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती है। तो हमें और आपको हमेशा अपने गुरुओं से, अपने सीनियर साथियों से अपने अनुभव को बढ़ाते रहना चाहिए। अगर अनुभव रहेगा अच्छा,
तो अनुमान पे आप जीत पाएंगे, क्योंकि अनुमान आपको अच्छा महसूस नहीं करवा पाएगा, आपको आगे नहीं ले जा पाएगा, लेकिन अनुभव आपको हमेशा 100% आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। तो इस तरह से साथियों, आज हमने अपनी जो है जितने भी बातें रखी, हमने अपने अनुभव से और अपने जो अनुभवों को रखा है। इसमें अगर कहीं कोई त्रुटि भी रह गया हो और किसी तरह की कोई अगर बातों में किसी को चोट भी पहुंचा हो, मैं उन सबसे विनती करूंगा कि जो चीज़ अच्छी लगी है उनको रख लीजिएगा, जो अच्छा नहीं लगा होगा उनको दूसरे कानों से निकाल दीजिएगा। लेकिन आज जो एक मैंने कहानी रखी है संभावना की दृष्टि से, अगर उस संभावना की दृष्टि से एक बार सिर्फ आप एकांत में बैठकर इस पर विचार कीजिएगा और आभास कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा कि संभावना की दृष्टि से जो जीएमबीडी विश्व में आपको दे सकता है, मेरा अपना भी मानना है ये, और दुनिया की मैं कह रहा हूँ, पूरी जितनी विश्व में 87 चाहे जितनी भी कंट्री हैं, वो आपको लोहा से पार यानी हीरा नहीं, सोना नहीं बना सकता। सिर्फ एक जेएमवीडी ऐसी कंपनी है, जेएमवीडी ऐसा मार्ग है, और उसको लिखिएगा कॉपी पे। और जब भी जूम मीटिंग हो तो आप सबसे गुजारिश करता हूँ और सभी साथियों से, आप जो डायरी पेन भी जरूर रखें, कुछ भी अच्छा लगे तो उसको जरूर भी लिख लीजिएगा। पता नहीं कौन सी बातें आपकी कब काम आ जाएं और कब आप उस बात से किसी को बता के आप सफल होने की राह पर निकल पड़े। तो विश्व की ऐसी मैंने अपने अंदर ये झांक के देख लिया, और तब मेरा मन ये हुआ आज इस विषय पे, इस प्रोडक्ट को मैं हर घर तक पहुंचाने की मैं ठानता हूँ, कोशिश करूँगा। जब तक जीवन रहेगा तब तक इस प्रोडक्ट को, इस संदेश को घर घर पहुंचाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि कुछ समय पहले 2019 में एक कोविड आया था, और कुछ समय के बाद जो है कि 2020 में मेरे को कोरोना हो गया था शुरुआती दौर में, लगभग दिसंबर की बात है, 2019 की दिसंबर की बातें हैं। तो जब मेरे को कोविड हो गया तो मैं बहुत ज़्यादा इस धरती पर रहने की गुंजाइश में नहीं था। तब मैं इस जेएमबीडी के प्रोडक्ट को बहुत ये कह लो कि जिद से या शिद्दत से, क्योंकि मेरे को मालूम ये पड़ गया था पहले कि नेटवर्किंग में जो भी प्रोडक्ट मिलता है वो 100% शुद्ध होता है और उसमें कोई मिलावटी नहीं होती है। मैं कभी किसी और कंपनी में देखा नहीं, गया नहीं, सिर्फ मैंने एक जो दद्दा ने किया था आरसीएम, सिर्फ उसमें मैंने काम किया, और उसके बाद मैंने दूसरी ये जेएमबीडी में काम किया। मैं ज़्यादा अनुभव नहीं रखता दूसरी कंपनियों के बारे में। मेरे को सिर्फ ये था कि इसमें मिलावटी नहीं हो सकती, और मिलावटी से मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता था और रहता है, क्योंकि आज तमाम तरह से हार्ट अटैक हैं, आज तमाम तरह की स्किन की बीमारियां, आज तमाम तरह की और कई तरह की जोड़ों का दर्द, इस तरह से बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम समस्याएं जो है कि मिलावटी खाने से ही पैदा हो रही हैं, उत्पन्न हो रही है। मैं उसको लाया करता था और ला के एक स्टोर बनाने की सोची थी और बनाया नहीं था, क्योंकि 20-30 हज़ार 30 हज़ार या 50 हज़ार के समाज से आजकल के ज़माने में कुछ भी बड़ा दिखता नहीं है। जैसे मैं लाता था लोगों को बताया करता था, और शाम के समय क्योंकि इतना समय मिला नहीं करता था, तो मैं भी आप ही लोगों की तरह यानी नए लोगों की तरह ही था,
कि अब इस सिस्टम से या ऐसे-वैसे कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे को सिर्फ़ ये पता है था कि नेटवर्किंग ही ऐसा एक सशक्त माध्यम है, आज आने वाले समय में, जो कि एक हीरो के रूप में या मजबूत बना सकती है, कामयाब बना सकती है। बाकी जो काम मैं करता था डॉक्टरी की लाइन में, मान लो मेडिकल स्टोर चलाता था, मैं उस दिन दुकान को अगर बंद कर दूँ, कोरोना में अगर बंद हो गया 4 महीने, तो कोई इनकम नहीं आया। अगर इस काम को मैं 10 साल और करूँ, जिस दिन मैं दुकान बंद कर दूँगा, क्या मेरे को इनकम आएगा? नहीं आता। इस बात को मेरे को फिर खाने लगा, तो मैंने फिर पुराने साथियों को याद किया, मैंने कहा आइए, बताइए, और फिर सर ने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो मेरे लिए इतना कीमती वक़्त निकाल के परमपिता परमात्मा के रूप में पहले आते थे, भगवान के रूप में अब जब भी आएँ, तो मैं ऐसे शख्स का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने बताया मेरे को, आइए संजय जी, आपको बताएँ कि पैसा कैसे कमाना है, कैसे कमाया जाता है। बाकी आम बाज़ार में, ज़िंदगी में एक-दूसरे पे लूटने की बात करते हैं, लेकिन एक जेएमबीडी ऐसा सिस्टम लगा मेरे था, जो है कि कहता है, आइए, मिल-जुल करके हम भी आपको बढ़ाते हैं पैसे कमाने के रास्ते में, आपको और मजबूत बनाते हैं, आप और कमाओ, आप और कमाओ, आप और कमाओ। इससे और ये बात मेरे को तब 100% सही लगा, जब मैं अलका दीदी के रॉयल्टी सेलिब्रेशन में गया। उस बहनों का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जो कि एक लेडीज़ होके और इतनी सारी बाधाएँ, पीड़ाएँ सहते हुए भी इस मार्ग पे लोगों को अनुभव कराया, आभास कराया। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे, समय भी होने को चला है और भी, तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे, जिन्होंने भी आज समय दिया और मेरी बातों को सुना, मैं सबका दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। अपने गुरुओं का, अपने सीनियर साथियों का, और कोटि-कोटि उसके चरणों में नमन करता हूँ, और अपने भैया और भाभी को भी अंत में कोटि-कोटि वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जेएमबीटी, सत साहेब।